नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जनादेश। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव। तो गौरव, मतदान का फाइनल दौर, त्रिपुरा की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट, किसे पड़ेगी चोट? त्रिपुरा की फाइनल परीक्षा की महा कवरेज पर हम अपने सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। बिल्कुल, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश में। और आपको बता दें कि जिस तरह से आज लगातार हम इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। 60 सीटों पर हो रहा है ये चुनाव। तमाम उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला करेगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में प्रचार प्रसार में झोंक दी है। तो चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन है कि जनता के भरोसे पर वो कितने खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत वोट यानी मार्क्स लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं, और ये फैसला जनता करेगी। क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों होना है। तो ये हमारी खास पेशकश 8 से लेकर 9:30 बजे तक आपके लिए रहेगी। और हमारे जो रिपोर्टर्स है, जो लगातार हमारे साथ, हमने देखा होगा तमाम शोज में जुड़े रहे, आज सुबह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खास दिन पर। हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए हैं अगरतला से, और साथ ही साथ धीरज भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों को ही सुप्रभात। आपके पास लगातार चुनावी अपडेट्स के लिए आएंगे और हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन निगाह डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए 60 सीटों पर मतदान जारी। 28 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में 259 उम्मीदवारों की किस्मत। चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री मानिक साहा और प्रतिमा भौमिक समेत कई बड़े नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से फोन पे की बात। द्विपक्षीय सहयोग के लिए सहमत हुए दोनों देश। प्रधानमंत्री ने कहा, G20 की अध्यक्षता में भारत और स्पेन के संबंध और होंगे मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे आदि महोत्सव का शुभारंभ। 27 फरवरी तक नई दिल्ली में देश भर के जनजातीय परंपरा और संस्कृति की दिखेगी झलक। राजस्थान के सिरोही जिले में प्रधानमंत्री करेंगे जल जन अभियान की वर्चुअल शुरुआत। दिसंबर तक चलेगा अभियान। जल निकायों के निर्माण और संरक्षण के लिए आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेले IETF के 25वें संस्करण का उद्घाटन। 3 दिन के कार्यक्रम में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को दुनिया के सामने लाने का मिलेगा बेहतरीन मौका। फिजी में स्टेट हाउस में हुई सोलर एनर्जी से बिजली की व्यवस्था। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया विशेष प्रोजेक्ट का शुभारंभ। कहा, सतत विकास की दिशा में मजबूत साथी है फिजी। और महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। पाकिस्तान के बाद वेस्टइंडीज को 6 विकेट से दी मात। दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। तो त्रिपुरा में मतदान शुरू हो गया है। त्रिपुरा की 8 जिलों की 60 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं, त्रिपुरा में वो दिन आ गया जिसका इंतजार लगातार जो मतदाता हैं और उम्मीदवार कर रहे थे। आज त्रिपुरा की जो विधानसभा सीटें हैं उसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो त्रिपुरा में करीबन 28,13,000 से अधिक मतदाता हैं। कुल 259 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया जाएगा। इनमें से 30 महिला प्रत्याशी जबकि 229 पुरुष उम्मीदवार। वहीं 58 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन 60 विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर भी लगी हुई है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। तो बहुत अहम कि किस तरह से चुनाव आयोग ने तैयारी की। हमने कल भी अपने रिपोर्टर्स के जरिए आपको बताया था कि चुनाव आयोग ने जो साजो सामान है उसकी रवानगी के साथ जो अति दुर्गम इलाके हैं वहां पर भी चुनावी व्यवस्था को
सुनिश्चित करने के लिए गौरव अपनी तैयारी पक्की की है, क्योंकि त्रिपुरा में लगातार ये होता है कि कैसे पारदर्शी चुनाव करवाना है, और साथ ही साथ क्योंकि सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर जो बंदोबस्त है वो चाक चौबंद। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। तो साफ तौर पर जो सुरक्षा के अगर हम मापदंडों को देखें तो वहां पर काफी महत्वपूर्ण ये पूरा चुनाव हो जाता है, और साफ तौर पर निर्वाचन आयोग ने इसके लिए तमाम तैयारियां कर रखी हैं। जो दूरगामी इलाके हैं वहां पर कैसे निष्पक्ष चुनाव कराया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को कराया जाए, इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर भी आ रही हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करता हूं। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, और साफ तौर पर क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए ये अपील की है। बिल्कुल, और लगातार जब भी चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री खास तौर पर युवाओं से वोट करने की अपील करते हैं, और इसीलिए हमने देखा था गौरव की जबकि मेघालय और अभी नागालैंड में तो खैर चुनाव का जो मतदान है वो 27 फरवरी को होना है, लेकिन वहां पर भी कैंपेन चलाया गया। माय वोट माय वैलेंटाइन डोर टू डोर कैंपेनिंग की गई। जो चुनावी प्रक्रिया है उसे दुरुस्त करने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए कैसे जो ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उन तक पहुंच कैसे बनाई जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी की। उम्मीदवार भी डोर टू डोर कैंपेन तो की ही, जनता के बीच गए और कई स्टार प्रचारकों ने रोड शो किए थे, हमने देखा है लगातार। बिल्कुल, साफ तौर पर जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत इस पूरे चुनाव में झोंक दी, क्योंकि साफ तौर पर आज उनका इम्तिहान है, परीक्षा की घड़ी है, और आज जो जनता है वही जनार्दन है, और आज ईवीएम में इनकी किस्मत भी कैद होगी। और साफ तौर पर आने वाले समय में किस पार्टी का राज होगा, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। भारी संख्या में पुरुष और महिलाओं के साथ युवा मतदाता भी लोकतंत्र के इस महान पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने मतदाताओं से उनके मुद्दे और उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। देखिए। 16 तारीख है आज, और आज त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियां आप देख रहे हैं कि कितने मतदाता, खासकर महिलाओं को आप देखिए कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं अपना मताधिकार का प्रयोग करने, और हम चाहेंगे कि इन्हीं से जानेंगे कि कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वो वोटिंग करेंगे, क्या चाहती है महिलाएं अपने लिए। मैम आप बताइए कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप वोट करेंगी। हम तो चाहेंगे कि जो हमारे समाज के लिए कुछ करे, और जो हम जो महिलाएं हैं उनको ज़रा फ्रंट में डालने के लिए, और हमारी जो इंडिपेंडेंसी है उसके लिए कुछ करें, स्वरोजगारी, और हमको हमारे अधिकार दिलाने में सहायता करें। हम वही चाहेंगे कि हम हमारा वोटाधिकार वही प्रयोग करें। आपने देखा कितने समझदार मतदाता है और कितना इंटरेक्ट उन्होंने बोला अपने मताधिकार को लेकर के। मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा किन मुद्दों पे आप वोटिंग करने जा रही हैं। सब शांति होगा यही से चाहती हूँ। अभी जो प्रेजेंट सीएम वर्सेस आशीष शाह है, दोनों बहुत कैंडिडेट है, तो अभी फाइट होगा इस सेंटर में, बहुत फाइट होगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मतदाताओं का जो उत्साह है। अभी 7 बजे है, लेकिन आप लंबी कतारें आप देख सकते हैं, महिलाओं की कतारें हैं, पुरुषों की कतारें हैं, और फर्स्ट टाइम वोटर्स भी काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी 7 बजे से आप देख रहे हैं कि इतनी लंबी कतारें हैं। तो जब 4 बजे चुनाव जब संपन्न होगा, मतदान जब संपन्न होगा, उसके बाद देखना होगा कि मतदान का प्रतिशत क्या होता है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, अगरतला। और हमारे जो 2 अहम रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कुमार आलोक जुड़े हुए हैं, धीरज जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपके पीछे देख सकती हूँ कि किस तरह से वोटिंग को लेकर आज जो मतदाता हैं वो अपने घर से निकले हैं, किस तरह की तैयारी आप इस पोलिंग बूथ पर देख पा रहे हैं। आप काफी समय से त्रिपुरा में रहे, जनता किस लिहाज से आज वोटिंग करने के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करने निकली है, खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स।
जी असल मतदान यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन 7 बजे से पहले ही यानी 6 बजे से ही लंबी लंबी कतारें दिखेगी और खासकर महिलाओं के अंदर जो उत्साह है वो देखते यहाँ बन रहा है और लोकतंत्र के इस महान पर्व में अपनी जो भागीदारी वो सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे साथ ये 3 आदमी अभी मतदान करके आए, काफी देर से वेट कर रहे हैं। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि श्रेयसी हमारे साथ है, स्टूडेंट है ये। श्रेयसी, किन मुद्दों पर आपने वोट किया और क्या चाहती है कोई किसी की भी सरकार बने? किसी की भी बने, बस वो हमारे लिए कुछ अच्छा करे और हमारे लिए और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ाए और यंग जनरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ाए। जी। आप इनकी माँ हैं, आपकी भाषा थोड़ी कमजोर है हिंदी में, लेकिन आप बताएं कि किन मुद्दों पर आपने वोटिंग किया? প্রশ্নটা বুঝছি না, প্রশ্নটা আবার মালুম নেই। किन मुद्दों पर आपने वोटिंग किया? मैं तो शांति श्रृंखला चाहेंगे। शांति चाहिए। आप LIC में काम करते हैं, LIC में आप इनके पिता हैं, आप क्या चाहते हैं किसी की भी सरकार बने, क्या करे आपके लिए? पहले आपको धन्यवाद है, अभी मैंने मतदान किया है। तो मैं चाहता हूँ कि यंग जनरेशन जो है, जो हायर एजुकेशन लेके बैठे हैं, उनके ज़रा एम्प्लॉयमेंट स्कोप बारे और एम्प्लॉयमेंट स्कोप बारे का तो हमारा जो एजेंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर आप लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो वो कुछ ना कुछ सेविंग्स करना चाहेगा। तो यही बात है। और चाहता हूँ कि ये समीर चक्रवर्ती हैं, इनकी पत्नी थी, इनकी बेटी थी। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। तो जो विकास का जो पैमाना, जो पिछले 5 सालों में जो विकास के पैमाने पर सरकार ने जो काम किया है, उसमें इन लोगों का कहना है कि इसमें विकास में और गति प्रदान की जाए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल कुमार आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। धीरज भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज का रुख कर लेते हैं। धीरज, गुड मॉर्निंग। और साफ तौर पर सुबह 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है, 1 घंटा हो चुका है। 8 बजे के बाद अभी क्या वहां पर मतदान केंद्र में जो लोगों की भीड़ है वो किस तरह से देखने को मिल रही है, और क्या क्या ऐसे प्रभावी मुद्दे रहे हैं जो अब की बार के इस चुनाव में एक अलग प्रभाव छोड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा। सुबह 7 बजे से यहाँ मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पे लंबी लंबी जो कतारें हैं वो सुबह 6 बजे से देखी जा रही है। लोग अपने बारी का इंतज़ार करने के लिए यहाँ पर अपने पंक्ति में खड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो कितने जागरूक हैं, या हम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने इतनी बेहतर तैयारी की है कि मतदाता अपने समय से पहले यहाँ पहुँचे हैं। और सबसे अहम बात कि मुख्यमंत्री जी का इसी बूथ पे वोट है, 16 नंबर पे, यहीं उनको वोट देने के लिए सुबह 8 बजे आना था। तो अभी वो 8 बजे मतदान के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ के मतदाता कितने जागरूक हैं। उन्होंने 8 बजे का टाइम दिया और 8 बजे यहाँ वो पहुँचे हैं। और अभी हम अपने कैमरामैन कुमार दत्ता को बोलेंगे कि वो एक बार उनका विजुअल दिखाएं कि देखिए कि मुख्यमंत्री जबकि यहाँ आए हैं तो कैसे लोगों का हुजूम, लोगों की जो रिपोर्टर्स के कैमरे कैसे मुख्यमंत्री अभी वोटिंग करने के लिए आए हैं। तो ये अभी यहाँ की स्थिति है, काफ़ी हलचल है। और जो मतदाता जो हैं वो मतदाता इतने जागरूक हैं, उसकी जो कल भी आपको हमने तैयारी दिखाई थी जबकि हमने चुनाव जो सीईओ त्रिपुरा से हमने बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि कैसे हमें जो पिछले बार जो 88% जो मतदान हुआ था, 89% मतदान हुआ था त्रिपुरा में, तो उस मतदान के रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है। और उसके लिए उन्होंने तमाम तैयारी की। जो फेंसिंग एरिया में जो 137 वोटर्स थे, 139 वोटर्स थे, वो कैसे मतदान केंद्र तक पहुँचे उसके लिए तैयारी की गई। महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष व्यवस्था की। और जो सबसे अहम बात है कि यहाँ के मतदान में जो महिलाओं की जो भूमिका नज़र आ रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यहाँ महिलाओं की लंबी लंबी कतारें, हमने चुनाव प्रचार के दौरान भी देखा कि महिलाओं की जो भागीदारी थी वो पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक थी। और वही चीज़ हम अभी वोटिंग के समय में भी देख रहे हैं कि महिला जो पुरुषों की तुलना में महिलाएं बढ़ चढ़ कर यहाँ आई हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं।
और जो यहाँ के हम जो ने बहुत लोगों से हमारी बातचीत हुई है, स्थानीय मुद्दों की भी हमारी बातचीत हुई है। कुछ वोटर से हमने बात किया था सुबह से ही, तो उन्होंने मुझे साफ तौर पे बताया था कि जो यहाँ शांति स्थापित करेगा हम उसी के लिए मतदान करेंगे, जो यहाँ विकास के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा, डेवलपमेंट की बात करेगा, हम उसी के साथ चलेंगे। जी बिल्कुल, आप जिस तरह से हम लंबी कतारें देख रहे हैं, और कल जब धीरज आपसे बात भी हो रही थी तो आपने कहा था कि इस बार जिस तरह से जो महिला मतदाता हैं उनका वोट बहुत अहम तौर पर तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी। तो पीछे वो महिलाओं की हम लाइन देख पा रहे हैं। आप दोनों ही के पास वापस आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो खास पेशकश है जनादेश की, इसमें हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ रविशंकर रवि, एग्जीक्यूटिव एडिटर दैनिक पूर्वोदय, वो भी जुड़ गए हैं इस खास पेशकश में। आपका बहुत बहुत स्वागत है रविशंकर रवि जी। लेकिन आपके पास हम वापस आएंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए जनादेश के साथ। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जनादेश में आपका एक बार फिर से स्वागत। साफ तौर पर क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारी ये खास पेशकश जनादेश है, और क्योंकि जन भागीदारी बहुत जरूरी है और आज लोकतंत्र का महापर्व है, तो क्या त्रिपुरा की सियासत में जो समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं वो अब आगे जाके किस और इशारा करेंगे, वो साफ तौर पर नजर आएगा। तो कुल सीटें हम आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जो जिले हैं वो 8 हैं, कुल सीटें 60 हैं, आरक्षित सीटें 10 हैं और आरक्षित SC की सीटें अगर हम बात करें तो वो 20 हैं। साफ तौर पर क्योंकि 60 जो सीटें हैं उसमें जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने चुनावी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और उसके बाद आज परीक्षा की घड़ी है, और आज की इस घड़ी में EVM में उन तमाम मतदाताओं की जो किस्मत है वो कैद हो जाएगी, और उसके बाद जो फैसला होगा वो 2 मार्च को सामने आएगा। तो कुल मतदाता अगर हम देखें तो 28,13,000 मतदाता, जिसमें महिला जो मतदाता हैं वो 13,98,000, पुरुष मतदाताओं का अगर जिक्र किया जाए तो वो 14,14,000 पुरुष मतदाता हैं। और इस बार कहा जा रहा है कि महिलाओं का जो मत है वो किस तरह से अहम है, क्योंकि महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो मुद्दों पर जाकर जब वोट करती हैं तो कैसे कहीं ना कहीं उनका जो वोट प्रतिशत है वो बहुत अहम रोल अदा करेगा कि किसकी सरकार त्रिपुरा में बनेगी इस बार। और खास तौर पर जो कुल अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो महिला उम्मीदवार 30, वैसे टोटल उम्मीदवार 259 और पुरुष उम्मीदवार 229 हैं। अगर हम त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव का समीकरण समझने की कोशिश करें, इस बार तो 259 उम्मीदवार, 30 इसमें महिला और 229 पुरुष उम्मीदवार। और इस बार डोर टू डोर कैंपेन के साथ तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच ये उम्मीदवार गए और लगातार ये विश्वास दिलाया कि जनता की उम्मीदों पर उम्मीदवार कितने खरे उतरेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह से लगातार जो काम करते हुए नजर आए वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 43 पुरुष 12 महिला और कुल जो उम्मीदवार हैं वो 55 हैं। माकपा की बात करें तो 41 पुरुष 2 महिला और कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 43 हैं। कांग्रेस की बात करें तो 12 पुरुष 1 महिला और कुल 13 उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 25 पुरुष 3 महिला और कुल उम्मीदवारों की संख्या जो है वो 28 है। IPFT 5 पुरुष 1 महिला और कुल उम्मीदवारों की संख्या 6 है। TMP की बात करें तो 36 पुरुष
महिलाओं की बात करें तो 6 और कुल उम्मीदवार जो हैं वो 42 हैं। और बहुत अहम है यहाँ पे गौरव, क्योंकि हमने देखा कि दो धुर विरोधी विचारधारा, इसमें लेफ्ट के साथ साथ कैसे कांग्रेस हाथ जो कांग्रेस ने मिलाया है वो सियासी समीकरण पे कैसे असर डालेगी, ये जो विशिष्ट मेहमान है उनसे जानेंगे, हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। और आईपीएफटी जिसके साथ हम ये मानते हैं 2018 में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भाजपा ने जीत दर्ज की थी, इस बार क्या समीकरण बैठते हैं उस पर बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने 36 सीटें जीती थी और अपने गठबंधन के साथ उन्होंने 44 सीटों पर कब्जा किया, तो साफ तौर पर एक बड़ी जीत वहां पर देखने को मिली थी। ऐसे में हमारे अब गेस्ट का रुख कर लेते हैं। गेस्ट भी हमारे साथ, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविशंकर रवि जी हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रविशंकर रवि जी, आपसे ही समझना चाहूंगा, बीते 5 सालों में जो देखने को मिला है और आज इम्तिहान की घड़ी है साफ तौर पर, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आप क्या देखते हैं और कौन कौन से ऐसे बड़े फैक्टर्स रहे हैं जो अब की बार के इस चुनाव में इंपैक्ट डालते हुए नजर आएंगे? देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात जो त्रिपुरा के साथ रही है वह है कि शांति, कानून व्यवस्था, क्योंकि त्रिपुरा एक लंबे समय से उग्रवाद की चपेट में रहा है और जब त्रिपुरा में शांति आई तो देखिए अब त्रिपुरा के लोग जिन्हें काफी दूरी तय करनी पड़ती थी दिल्ली पहुंचने के लिए, अब वो अगरतला रेलवे स्टेशन से राजधानी से सीधे दिल्ली तक की यात्रा करते हैं। गुवाहाटी आना उनका मुश्किल था। तो सबसे बड़ी बात जो है वहां पर दिक्कत जो थी वो थी कनेक्टिविटी की, और अब वह दिक्कत लगभग नहीं है। दूसरी बात है सड़क संपर्क की। असम के रास्ते ही वहां पर सड़क जाती है और वो सिलचर के पास से, तो वह समस्या भी अब नहीं है, बल्कि नए नए क्षेत्र खुल रहे हैं अभी भी। लेकिन वहां पर दिक्कत, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार चुनाव में आया हुआ है बेरोजगारी का। त्रिपुरा से बहुत बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं और महत्वपूर्ण इस बार यह होगा कि देखिए पिछली बार भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था और उसका प्रभाव भी कामकाज पर पड़ा। इस बार जैसा कि अभी आप लोग चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस और वाम दल, दो विरोधी अलग अलग ध्रुव एक साथ हैं, एक अनोखा प्रयोग वहां पर हुआ है। लेकिन नेताओं के स्तर पर जो समीकरण बने हैं, जो अलायंस हुआ है, उसे मतदाता के स्तर पर या उनके समर्थक के स्तर पर कितना स्वीकार किया गया है या कितना स्वीकार किया जाएगा, यह आने वाला परिणाम बताएगा कि लोगों ने उसको किस ढंग से लिया है। निश्चित रूप से जो आपने डाटा में दिखाया था कि 20 जो एसटी सीट हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे सरकार के गठन में, और पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। तो ये सारी स्थिति है और चुनाव में त्रिपुरा के साथ अच्छी बात क्या है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान के लिए आते हैं, आपके रिपोर्टर्स भी दिखा रहे थे, और एक अच्छा ट्रेंड है और इस बार भी मतदाताओं में काफी उत्साह है चुनाव को लेकर। बिल्कुल, मतदाताओं में उत्साह है। लेकिन अगर हम जो सियासी समीकरण है जो अपने ग्राफिक्स के जरिए भी अपने दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं कि किस तरह से जो एक त्रिकोणीय मुकाबला रवि जी हम देख पा रहे हैं टिपरा मोथा की वजह से, और कैसे हमने जो उनके चीफ थे उनकी भावुक अपील देखी कि आखिरी चुनाव है और आप बढ़ चढ़कर वोट करें, और खास तौर पर प्रद्योत देव बर्मा पर इस बार सबकी निगाहें जो हैं वो लगी हुई हैं जो चुनावी मैदान में हैं। क्या लगता है आपको टिपरा लैंड का मुद्दा क्यों इतना हावी है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए वो त्रिपुरा मोथा की जो मांग है और अलग राज्य की मांग है वो इसके पहले भी उठती रही है, कोई नई मांग नहीं है। लेकिन इस सवाल पर इस बार प्रबोध बहुत ज्यादा इस पर सक्रिय हो गए हैं और बहुत ज्यादा उनको ये लगता है कि इस डिमांड को हम पूरे जोर शोर से रखा भी है उन्होंने, और इसीलिए उनका किसी दल के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, क्योंकि पूर्वोत्तर में ऐसे ही छोटे छोटे राज्य हैं और उसमें अगर और राज्यों का विभाजन होगा तो जो प्रशासनिक खर्च है वो विकास योजनाओं का खर्च प्रशासनिक खर्चों पर हो जाएगा। दूसरी बात, अब जैसे नागालैंड की चर्चा कर लीजिए, वहां ईस्टर्न नागालैंड की अलग राज्य की मांग उठ गई है। तो अगर आप त्रिपुरा में इस तरह की मांगों का समर्थन करते हैं तो पूर्वोत्तर में कई छोटे छोटे राज्यों के गठन की मांग होने लगेगी। इसका बेहतर ये है, और जो केंद्र सरकार ने प्रस्ताव भी दिया था कि अधिक से अधिक उनको स्वायत्तता दी जाए। असम के मामले में इस अनुभव से सीखना चाहिए कि अलग बोडोलैंड राज्य की मांग कितनी जोर से हुई थी, और जब
केंद्र सरकार ने उनके साथ बीटीआर समझौता किया, तो आज देखिए कि बोडोलैंड में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। लेकिन उसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार को भी सहयोग देना होगा, तब केंद्र की योजनाओं का लाभ स्वायत्तशासी क्षेत्रों में मिल पाएगा। इसलिए अगर अलग राज्य के मुद्दे को टालना है या लोगों को समझाना है, तो ये बेसिकली क्यों हुआ है? ये उपेक्षा के कारण हुआ है। लोगों को लगता है कि हमें जो एक राजनीतिक महत्व या जो विकास के मामले में हमें जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो उसका जवाब अधिक से अधिक स्वायत्तता देकर उनकी भावनाओं को और उनके विकास के, उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पुष्ट किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से कुछ प्रभाव तो 20 एसटी क्षेत्रों में पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो स्वीप की स्थिति है। कुछ हद तक वो प्रभाव तो रहेगा। बिल्कुल, ये देखने वाली बात भी है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते 5 सालों में तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। जो विकास का जो ढांचा है उसको और मजबूत करने की जो कवायद है वो भी नजर आई है। ऐसे में आंकड़े भी हमारे पास हैं। 2018 का एक बार जिक्र कर लेते हैं कि उस वक्त वहां पर चुनाव में क्या कुछ रिजल्ट निकलकर सामने आए थे, क्या आंकड़े निकलकर सामने आए थे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 2018 के चुनाव परिणाम है। भाजपा 36 सीटें लेकर आई थी, माकपा 16 सीटें लेकर आई थी, आईपीएफटी 8 सीटें लेकर आई थी और कुल सीट 60 थी। तो भाजपा और आईपीएफटी ने साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था, और जो कि अब की बार भी लड़ रही है। तो कुल मिलाकर जो सीटें थी वो 44 हो गई थी। तो 60 में से 44 सीटें भाजपा और आईपीएफटी लेकर आई थी साफ तौर पर, और माकपा के खाते में 16 सीटें गई थी। तो 2018 के ये चुनावी परिणाम है, और अब की बार 2023 में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि तैयारियां जोर शोर से हुई हैं, प्रचार जोर शोर से हुआ है। और 2018 के जो चुनावी परिणाम है, कितने प्रतिशत जो वोट गए थे वो भाजपा को मिले थे 43.59%, माकपा के खाते में गए थे 42.22%, आईपीएफटी के खाते में गए थे 7.38%। तो वोट प्रतिशत कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण होता है चुनाव के लिहाज से। और अब की बार भी देखना होगा कि जो बीते 5 साल में जो संरचना रची गई है त्रिपुरा में, वो साफ तौर पर विकास के उस ढांचे को और कितना मजबूती देती है। और आज का जो परीक्षा की ये जो घड़ी है, उसके बाद जो रिजल्ट सामने आएंगे 2 मार्च को, उसमें साफ हो जाएगा कि वोट प्रतिशत और सीटें किसकी घटती और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये जो वोट शेयर हमने दिखाया, क्षेत्रवार समझने की कोशिश करते हैं कि तो पश्चिम अगर त्रिपुरा की बात करें सबसे ज्यादा सीटें वहां पर हैं। पूर्व की बात करें तो भाजपा ने 5, माकपा का खाता भी नहीं खुला था, आईपीएफटी 1, कुल 6 सीटें। पश्चिम त्रिपुरा की बात करें तो 18, माकपा के पास 6, आईपीएफटी 5, कुल 29 सीटें। उत्तर त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल बैलेंस होता हुआ 5 ही भाजपा के खाते, 5 माकपा, आईपीएफटी 1। दक्षिण त्रिपुरा का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर 8 सीटें भाजपा की झोली में, 5 माकपा, 1 आईपीएफटी। लगातार हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सीटों का शेयर है वो भाजपा के खाते में ज्यादा। और क्योंकि 2018 की बात करें, जिसका हमने आपको अभी ग्राफिक्स भी दिखाया अपने दर्शकों को, तो किस तरह से गुजरात मॉडल को प्रदर्शित करते हुए विकास के नाम पर वोट मांगा गया था, उसी को लेकर वोट दिया गया और हमने देखा कि वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। और ये भी हम एक बार जानेंगे और समझेंगे कि 2018 में कैसे कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का जो राज था उससे परेशान थी, वाम जो राज वहां पर था उसे खत्म करने के लिए जनता ने कांग्रेस को ना चुनकर भाजपा की तरफ वोट किया था। क्या इस बार यही एक रीजन भी रहा है कि बीते 5 सालों में जो शांति स्थापित हुई है वो नजर भी आई है। और जैसा कि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें भी इस बात को लोगों ने साफ तौर पर मेंशन किया है कि जो शांति है वो पहले से ज्यादा विस्थापित हुई है। और इसी के मतलब हिसाब से अगर हम बात करें तो एक जो पैरामीटर सेट करने की कानून व्यवस्था को देखने को मिली है, तो कानून व्यवस्था भी पहले से चाक चौबंद नजर आई है। बिल्कुल, इसी पर इन सभी जो ये फैक्टर्स हैं इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जनादेश की इस खास पेशकश में हमारे साथ विशिष्ट मेहमान तो जुड़े ही हुए हैं, साथ ही हमारे रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज, हमारे साथ जुड़े हैं कुमार आलोक, दोनों ही अगरतला से। तो जिस तरह से हमने जो आंकड़े दिखाए, कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, क्योंकि आप लगातार त्रिपुरा में बने रहे काफ़ी वक्त तक, जो 2018 में हमने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस का भी जो मतदाता था, वो जो वहां पर वाम सत्ता थी उससे परेशान था और भाजपा के विकास के मुद्दे पर जाकर उसने वोट किया। इस बार क्योंकि आप वहां पर लोगों से आपने बात की, क्या समझ पा रहे हैं? क्या जो विकास का मुद्दा है, मुद्दों पर वोट कर रही है जनता, या फिर उम्मीदवारों को लेकर ही पार्टी के हिसाब से वोट किया जा रहा है? देखिए, जो मतदान का प्रतिशत है शुरू से, अगर आप 2008 की बात करें, 2013 की बात करें, 2018 की बात करें, तो मतदान का प्रतिशत खास करके त्रिपुरा में अच्छा खासा रहा है। और आज भी जब हम आपको बताया कि 6:30 में हम जब यहाँ पे आए तो लंबी कतारें यहाँ देखने को मिली। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर है, त्रिपुरा राज्य सरकार के मंत्री हैं। सर, ये जो टर्नआउट है वोटर का, और जो प्रशासन ने, जो आपकी सरकार ने जो इंतजाम किया है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली हमारी त्रिपुरा में लॉन्ग टाइम ऐसे विधानसभा निर्वाचन हो रहा है, 55 साल होगा। इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा इलेक्शन कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी दोनों से कोई ना कोई पावर में आए थे। जो पावर में आता है वही बन जाते रावण। मतलब दोबारा कैसे आएगा पावर में? दोबारा आने के बाद 3 टाइम्स कैसे आएगा, 4 टाइम्स कैसे आएगा? तो वो आने के लिए एक तरीका बना के रखते हैं, जो हमारी जो पावर है, पावर को यूटिलाइज करो। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी सरकार की 5 सालों में उपलब्धियाँ क्या रही? हमारी 5 साल का उपलब्धि यही है, जनता जो राय देगा हमारी सरकार दोबारा बनेगा। तो ऐसे जनता का पास वही है, जो सरकार ठीक है, वो सरकार त्रिपुरा का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, त्रिपुरा जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ उपलब्धियों के बारे में, क्या क्या उपलब्धियाँ रही 5 सालों में आपकी? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, जो जनता यहाँ पे आपका मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर, जो ऐसा जो 5 साल गए थे ऐसा कोई नहीं था त्रिपुरा में। पब्लिक खुश है। आप लॉ एंड ऑर्डर बोलिए, आप जो गवर्नमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए, सबका ऊपर जनता खुश है। तो इसीलिए जनता बीजेपी को वोट दे। और ये थे कैबिनेट मिनिस्टर, इनका साफ कहना है कि हमने काम किया है 5 सालों में, या 5 सालों में विकास के नाम पर या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो हमने काम किया है, हम उसी के नाम पर हम जनता से वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल कुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। धीरज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। धीरज, बहुत विकास को लेकर जो बातें कही गई थी, जो दावे और जो वादे किए गए थे, वो कहीं ना कहीं मूलभूत इस ढांचे को और ज्यादा मजबूती पिछले 5 सालों में प्रदान करते हुए नजर आए हैं, जो लोगों का कहना है, वहां की जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में क्योंकि चुनाव के लिहाज से जब हम बात करें तो 2018 में जिस तरह का चुनाव देखने को मिला था और 2023 में, जैसा कि सुबह 7 बजे से हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार 2018 से ज्यादा वोट प्रतिशत निकलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल। जो साल 2018 की अगर हम बात करें तो 2018 में यहाँ 89% मतदान हुआ था।
और कल जो हमारी बातचीत हुई थी जो सीईओ त्रिपुरा से, तो उन्होंने मुझे साफ तौर पे बताया था कि इस बार मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा, हमने इतनी तैयारी की है। और आपने जो बात की उसका सबसे जो अहम बात मैं बताना आपको चाहता हूं कि अगर किसी भी मतदान की प्रक्रिया में, चाहे चुनाव प्रचार हो या वोटिंग हो, उस दौरान अगर महिलाओं की भागीदारी अगर आपको बढ़ चढ़ कर मिले तो उससे ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राज्य में शांति और विकास का माहौल जरूर तैयार हुआ है। तभी महिलाएं, देखिए महिलाएं घर से बाहर तभी निकलती है जबकि उन्हें दिखता है कि हमारे लिए बाहर में सुरक्षा का माहौल है, क्योंकि आपके पीछे महिलाएं खड़ी हैं और हम जा सकते हैं और हम अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे जा सकते हैं। धीरज, आपके पीछे महिलाएं खड़ी हैं, हम जानना चाहते हैं कि वोट डालने वो जा रही हैं, क्या सोच रही हैं, क्योंकि एक सोच वोट जब आप डालते हैं उस पर असर डालती है। सबसे अहम है कि अभी हमने ये भी अपने दर्शकों को बताया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी वोट डाला है, जिसका जिक्र आप कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा कि हम शांतिपूर्ण मतदान डालते हैं। तो क्या मुद्दे रहे हैं महिलाओं के, क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि जो महिलाओं का वोट प्रतिशत है वो असर डालेगा, हम बार बार कह रहे हैं इस बार के जो सियासी समीकरण है उस पर। देखिए, जो सबसे अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो इस बार बीते 5 साल में 4 लाख महिलाओं को अपने घर की मालकिन बनने का मौका मिला है, क्योंकि उन्हें जो मकान मिला है उनके नाम का मकान मिला है। लगभग 4 लाख घरों में जल का नल से पानी पहुंचा है। महिलाओं को काफ़ी चुनौती होती थी, बहुत दूर से पानी लाती थी। तो ये जो स्वावलंबन योजना की हम बात कर दें, 33% महिलाओं की आरक्षण की बात कर दें, ये जो योजनाएं हैं इसने मातृशक्ति को मजबूती दी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, और यही वो कारण है। दूसरी चीज़ जो इस शहर के बारे में, यहाँ के बारे में कहा जाता था कि ये रेप कैपिटल है, यहाँ हिंसा की घटनाएं महिला के साथ, डोमेस्टिक हिंसा और बलात्कार की घटनाएं काफ़ी होती थी, उसमें कमी आई है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़े के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो पूरी तरीके से जबकि शांति का माहौल कायम हुआ है, स्वावलंबन महिलाओं में जगह है, नारी शक्ति आगे आई है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बीते 5 सालों में किस तरीके से यहाँ महिलाओं के विकास के लिए या उनके स्वावलंबन के लिए कार्य हुआ है। अगर आप कहेंगे तो हम 2-3 महिलाओं से बात कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि देखिए, आप चुनाव वोट देने के लिए आई हैं, क्या है आपके मन में? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जैसे हमेशा हम वोट देते हैं ऐसे ही देंगे। और मतलब क्या होता है? मतलब डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट तो ऐसा कुछ सच हमें मालूम नहीं हुआ पिछले 5 सालों में। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि डेवलपमेंट होना चाहिए जी, और 10,323 का जो मुद्दा है उसके चलिए हमारे साथ धीरज, हम समझ पा रहे हैं कि मुद्दों को लेकर ही जनता वोट करने आती है। बता रही हैं कि जो डेवलपमेंट के लिए कुछ काम हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, आपके पास धीरज वापस आएंगे। आप सवाल कर रहे थे गौरव, जो हमारे साथ खास मेहमान है, पूछिए उनसे। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की तो हम बात करते हैं या नारी शक्ति की बात करते हैं, और हम जैसा कि देख रहे हैं कि धीरज के पीछे भी महिलाएं किस तरह से वहां पर लाइन लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली हैं। तो साफ तौर पर हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि जी, मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा है, लेकिन उससे पहले एक ग्राफिक्स हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कुछ आंकड़े और पेश कर देते हैं। 2018 में सबसे बड़े अंतर से जो जीत हुई है वो किसकी रही है? बॉक्स नगर में माकपा की 8,015 का अंतर यहां पर देखने को मिला है जो वोट का है, और बनमालीपुर में भाजपा है 9,549 वोटों के अंतर से वो जीत दर्ज की थी। तकरजला जो कि अजजा आईपीएफटी ने 12,652 वोटों से यहां पर एक बड़े अंतर के साथ ये जीत दर्ज की थी। तो साफ तौर पर क्योंकि ये जो जीत है वो एक बड़ा अंतर यहां पर दिखाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो बात माकपा की हो, भाजपा की हो या आईपीएफटी की हो, क्योंकि 2018 में ये बहुत बड़ा अंतर यहां पर जीत का नजर आया था। तो त्रिपुरा विधानसभा चुनाव पर यह पैनी नजर और लगातार जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर जो अंतर था, अगर हम वोटों की बात करें तो वो कम था। तो ये मनु अजजा जो विधानसभा सीट है वहां माकपा, उसका अंतर अगर देखें तो 193, बागबासा माकपा का अगर अंतर देखें तो 270, चांदीपुर अगर माकपा का अंतर देखें तो 402। हालांकि जिस लेफ्ट पार्टी के वर्चस्व से वहां की जनता परेशान थी, हमने देखा कि जो
मतदाता उनको वोट करते थे, कैसे उनका एक पैराडाइम शिफ्ट हमने देखा 2018 में। और क्योंकि हम महिलाओं का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ये सबसे कम अंतर वाले वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर जो ये माकपा पार्टी है उसने जीत दर्ज की थी। तो देखिए कैसे जो वोट परसेंटेज है वो घटता हुआ। और जब ये बात जो पार्टी है वो समझती है कि कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण देने से, आर्थिक लिहाज से मजबूत करने से असर पड़ता है वोटिंग प्रक्रिया में, उसका भी जिक्र करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि जी, अगर हम इसको इस तरह से समझें कि अगर हम एक महिला को घर में सशक्त करते हैं, आर्थिक रूप से उसे स्वावलंबन की सीढ़ी पर चढ़ाते हैं, तो पूरा घर सशक्त होता है। कितना असर डालता है चुनावी प्रक्रिया पर? क्योंकि अगर हम पहले पुरानी बात करें तो जो घर का पुरुष वोट जिस पार्टी को करता था वो स्वाभाविक है कि महिला उसी को वोट करेगी। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं, आप शैक्षिक रूप से सशक्त हैं, तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग प्रक्रिया पर असर डालता है। और महिला उम्मीदवार भी जो अब की बार हैं वो 2018 की तुलना में अब की बार ज्यादा हैं। निश्चित रूप से देखिए फर्क तो पड़ता है। और खास करके मैं आपको बताऊं कि जो त्रिपुरा की महिलाएं हैं और खास करके जो जनजातीय इलाकों में जो महिलाएं हैं वो पहले से ही आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मीन्स कि वो खेतों में जाती हैं, जंगलों में जाती हैं और अपना काम काज करती हैं। अब केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजनाओं का सबसे बड़ी देखिए दिक्कत क्या होती थी महिला उद्यमियों के साथ, जो छोटे मोटे कारोबार करती हैं, छोटे मोटे काम करती हैं, कि फिनांस की समस्या। अब उन्हें ज्यादा अमाउंट भी नहीं चाहिए, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए का लोन चाहिए एक छोटे से दुकान को चलाने के लिए। ये चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। और अगर निजी क्षेत्रों से वो लोन ले, किसी व्यक्ति से ले लो, तो वो लोन का जो रेट है वो इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो देखिए हुआ क्या कि अब बैंक को जब निर्देश दिया गया कि आप जो है इस तरह के लोगों को आप लोन दीजिए और अगर दिक्कत होती है तो केंद्र और राज्य सरकार आपके साथ है, उसका लाभ मैंने जमीन पर बहुत हद तक देखा है। जो महिलाएं 500 रुपए की पूंजी से किसी तरह से दुकान चला रही थी, आज अगर उस महिला के पास सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी आ जाती है तो उससे वो मल्टीपुल भी करती है। और खास बात यह है कि वो लोन चुका रही हैं। एक बार लोन चुकाने के बाद उनको उससे डबल राशि लोन में दी जा रही है। छोटे लेवल पर, माइक्रो फाइनेंस के लेवल पर इस तरह के काम हुए हैं और उस तरह का काम का असर दिख रहा है। दूसरी बात यह है कि अब वह स्थिति नहीं रही कि घर का एक पुरुष बोल देगा कि इस दल को वोट देना है तो सारे लोग, सारी महिलाएं या घर के सारे सदस्य उसको मान लेंगे। घर में 3 तरह की स्थिति हो गई है। युवा जनरेशन है, उसके अपने मुद्दे हैं, उसकी अपनी समझ है, महिलाओं की स्थिति अलग है। तो कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि ये जो इस तरह की जो योजनाएं आई, जो खास करके महिला उद्यमियों की मदद के लिए आई, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आई। अब देखिए सभी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती है, यह संभव ही नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो जी। तो लेकिन रोजगार के जब नए नए क्षेत्र उपलब्ध हैं, और त्रिपुरा में देखिए रबर प्लांटेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है रोजगार का, और वहां के लोग कर्मठ, महिलाएं बहुत ही कर्मठ हैं और घर से निकलकर काम करती हैं, डेयर डेविल है, जंगलों में जाती हैं और वहां से अपने वन उत्पाद को लेकर आती हैं। तो इस तरह की जब चीजें होती हैं तो जमीन तैयार होती है। चुनाव तो आते हैं, उसमें मुद्दे होते हैं, नेताओं के भाषण होते हैं, तरह तरह की। रवि जी, मुख्य धारा से जो जोड़ा गया है साफ तौर पर नॉर्थ ईस्ट को, तो कहीं ना कहीं जो विकास का जो ढांचा है उसको और ज्यादा मजबूती मिली है, और ज्यादा बल मिला है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें सिर्फ त्रिपुरा ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर की अगर हम बात करें तो यह बात हमें स्वीकार करनी होगी कि पूर्वोत्तर के मामले में प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद पूर्वोत्तर की योजनाओं को जिस तरह से जमीन पर लागू किया गया, योजनाएं पहले भी बनती थी, फंड पहले भी आते थे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था, वो राज्यों का बंदरबाट होता था या पैसा वापस लौट जाता था। लेकिन अब चूंकि सड़क बन रही है तो सड़क दिख रही है, रेल लाइन बनी है तो उस पर रेलगाड़ियां दिख रही हैं। अब दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ी है। पहले एक बस सुबह जाती थी और दूसरी बस शाम में जाती थी। अब छोटे छोटे जो वाहन आ गए हैं, आप जब चाहे जहां चाहे
कनेक्टिविटी की सुविधा है, पब्लिक कनेक्टिविटी की, निजी वाहन का सवाल नहीं है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हुई हैं उनका आर्थिक विकास में एक बड़ा योगदान है और उससे लोगों की जीवन पद्धति बदली है। निश्चित रूप से अभी भी कई जरूरतें हैं, कई समस्याएं हैं और उस पर काम किया जाना है। तो ये लेकिन कह सकते हैं कि ये शुरुआत अच्छी रही है। अगर हम बीते 5 साल को देखें तो ये शुरुआत अच्छी रही है और इस शुरुआत में ही जो संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए एक और ज्यादा मजबूत नॉर्थ ईस्ट को बनाते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आप देखिए कितने सारे समूह थे पूर्वोत्तर में, अलगाववादी समूह थे, पूरा पूर्वोत्तर में इस तरह की चीजें स्थिति थी। लेकिन आज देखिए कि सारे लोगों को यह एक, देखिए सबसे गौरव जी सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की है वो यह है कि अगर हम अलगाववादी समूहों की बात करें तो अब वो जब केंद्र सरकार से बात करते हैं और उनसे समझौता करते हैं तो उन्हें यह लगता है कि उनकी बात को सुना ही नहीं जाएगा, उनसे जो वादा किया गया है वह पूरा किया जाएगा। हाल में जितने अलगाववादी समूहों के साथ जो समझौते, शांति समझौते केंद्रीय सरकार ने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसमें दिलचस्पी ली और वह बीटीआर समझौता बोडोलैंड का, देखिए आज बोडोलैंड की देखिए क्या स्थिति है, कैसे तस्वीर बदली है, 2 नए मेडिकल कॉलेज वहां पर आ गए। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी बुनियादी जरूरतें जब पूरी होती हैं तो वह मिलकर ही एक बड़े विकास का ढांचा बनता है। बिल्कुल, और साफ तौर पर कई ऐसे प्रयोग भी किए गए हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आपसे रवि जी, क्योंकि हमारे साथ हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो भी जुड़े हैं। कुमार, अगर हम इस बात को इस तरह से समझें कि जो फॉर्मूला उत्तराखंड में अपनाया गया था वैसा ही हमने देखा कि त्रिपुरा में भी किया गया। 4 साल तक बिप्लब देब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे, बाद में माणिक साहा को कुर्सी दे दी गई क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे हैं। इस फर्क को या ये जो प्रयोग किया गया भाजपा द्वारा, ये कितना सकारात्मक रहा, और खास तौर पर जो कम मार्जिन वाली सीट्स हैं जो एक बड़ा रोल प्ले करती हैं सियासी समीकरण को बदलने के लिए, वहां पर मतदाताओं का क्या कहना था जब आपने उनसे बात की? तो देखिए, अगर हम मार्जिन की बात करें तो त्रिपुरा अगर कह लें या पूरा नॉर्थ ईस्ट कह लें आप, तो यहाँ जनसंख्या जो है जो नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से काफ़ी कम है। जो आपने मार्जिन की बात की थी ग्राफिक्स में कि 8,000 और 12,000 की आपने बात की, तो 12,000 बहुत बड़ा मार्जिन है। अगर 12,000 से कोई कैंडिडेट जीतता है यहाँ पे तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन एक जो राजनीतिक आपने जो बातें कही कि मुख्यमंत्री को चेंज किया गया, बिप्लब देब को हटा करके माणिक साहा जी को लाया गया, तो ये आला कमान का फैसला था, भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनका फैसला था। और माणिक साहा के अंदर उनका, बिप्लब देब का भी कार्यकाल बहुत ही अच्छा था और माणिक साहा को जब लाया गया तो जिस तरीके से हमने बहुत सारी जनसभाएं अटेंड की, चाहे वो राजनाथ सिंह की हो जो रक्षा मंत्री हैं, चाहे अमित शाह का रोड शो हो या उनकी जनसभा है या जेपी नड्डा का, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि माणिक शाह जब भी उनसे अगर रास्ते में अगर उनसे सभा की ओर अगर वो जा रहे थे तो पर्सनली बातचीत में कभी वो एम्स का मुद्दा उठाते थे कि एम्स हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए, ये त्रिपुरा में हायर स्टडीज के लिए NIT और IIT की स्थापना होनी चाहिए। तो ये जेपी नड्डा ने भी कहा कि हम जब भी आते हैं तो जो माणिक साहा मुख्यमंत्री हैं वो राज्य की इतनी चिंता करते हैं। तो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक है, यहाँ पर माणिक साहा एक स्वच्छ छवि के उम्मीदवार हैं और ये जहाँ मैं जिस बूथ पे हूँ ये उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला था। तो अभी कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा कि हमारा जो सीधे तौर पे जो चुनाव अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से जो मतदाताओं की जो भीड़ है या जिस तरीके से उमड़ा है या जनसैलाब, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि शांति जो स्थापित हुआ है 5 सालों के अंदर, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले की अगर बात कहें, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, तो कुमार यही सवाल मेरा भी है कि पहले अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, खासतौर पर त्रिपुरा की, तो वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ शांतिपूर्ण मतदान एक चुनौती होता था। खासतौर पर TMC पे लगातार, खासतौर पर लेफ्ट पे आरोप लगते रहे थे कि अगर आप वोट डालने जा रहे हैं और अगर पार्टी को वोट नहीं है तो कहीं ना कहीं खून खराबा जरूर होगा। आपके पीछे मैं वहाँ पर देख पा रही हूँ कि तमाम हेल्प डेस्क बनाए गए हैं,
उन चुनावों में और अब की बार जो चुनाव प्रक्रिया है, कितना आप फर्क देख पा रहे हैं? आप लगातार कवर करते रहे, आपसे भी मेरा यही सवाल है और फिर यही सवाल क्योंकि धीरज के पीछे भी जनता वोट कर रही है, उनसे भी यही है। तो पहले आप बताइए ये फर्क कितना है कि आप वोट डालने जा रहे हैं तो कोई डर नहीं है आपके मन में कि भाई वोट डालने जाएंगे तो लहू लुहान होकर वापस नहीं आएंगे? देखिए, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2008 में भी मैं कवर कर चुका हूं, 13 में भी मैं कवर कर चुका हूं, 2018 के विधानसभा में भी कवर कर चुका हूं और ये 2023 है। लेकिन ये जो माहौल मैं देख रहा हूं, जिस तरीके से माहौल है, जिस तरीके से जो टर्नआउट है वोटर्स का और जो उत्साह है, और कहीं से अगर आप देखें कि हम अगर अपने कैमरामैन को कहें, बिल्कुल दिखाइए, हम चाहते हैं दर्शक देखें क्या ये एक जो माहौल एक आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं और एक लार्जेस्ट टर्नआउट मैं देख रहा हूं कि इतने इलेक्शन कवर करने के बाद मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं के अंदर कोई झिझक नहीं है और वो जो वोट कास्ट करने आ रहे हैं आराम से आ रहे हैं और कोई उनके अंदर कोई टेंशन नहीं है, कोई उनके अंदर कोई डर नहीं है। अब यहाँ पर जो सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है, जो चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि 100 मीटर आपको दूर रहना, कैमरा को दूर रहना है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि मतदाताओं में कैसा उत्साह है। और मैं ये फीलिंग कर रहा हूँ कि पहली बार मैं ये फीलिंग कर रहा हूँ कि जबरदस्त टर्नआउट है और बिना कोई संकोच के, बिना किसी भय के और हिंसा रहित और बहुत अहम बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल आप कुमार बहुत अहम बात करें, निष्पक्ष बिना डर के वोट डालने की प्रक्रिया को सुलभ बनाया गया। धीरज आपसे भी यही सवाल है, पीछे जो वोटर टर्नआउट आप देख पा रहे हैं, कितना फर्क आपको लगता है? आप भी लगातार वहां मौजूद रहे, आपने भी लोगों से बात की होगी कि भाई वोट करने जा रहे हैं तो डर नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स आपके साथ हैं, खास तौर पर क्योंकि कहा जा रहा है कि 18 से 19 साल के बहुत युवा मतदाता इस बार हैं। अगर उनसे आपकी बात हुई हो तो देखिए, पूरे राज्य में जो शांति का माहौल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और अभी भी हमने काफ़ी लोगों से सुबह में बात की थी कि आप किस मुद्दे पे मतदान करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने शांति का नाम लिया कि हम शांति के मुद्दे पे। महिलाओं की बात से, युवाओं की बात से, यहाँ के जागरूक मतदाताओं की बात से इतना ज़रूर पता चलता है कि यहाँ अशांति का माहौल पहले रहा है और अभी शांति का माहौल लोगों ने देखा है। उनकी बातों से इस बात को समझा जा सकता है। और दूसरी चीज़ जो आपने यहाँ पे विकास की बात की, तो विकास तभी संभव है जब राज्य में शांति का माहौल हो। अगर यहाँ की जनता ने बीते 5 साल में विकास को देखा है, विकास को पहचाना है, तो उसके पीछे शांति है और जिसके लिए कि पूरी तैयारी की गई थी कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर राज्यों में कैसे अमन चैन हो। और जहाँ तक चुनाव में शांति और की बात आपने किया, तो सीएपीएफ की लगभग 30,000 सुरक्षा बल पहले से यह तैनात कर दी गई थी। 400 कंपनियां यहाँ मंगाई गई थी और ये इसलिए मंगाई गई थी कि जो उस दौर में, जो पुराने दौर में जो हिंसा का जो माहौल होता था, उस माहौल से लोगों को सामना नहीं करना पड़े, लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए, अपनी बारी का इंतजार करें। बिल्कुल, और मतदान में अधिक से अधिक सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है कि किसी भी राज्य को अगर आपको विकसित बनाना है तो सुरक्षा व्यवस्था सबसे पहले चाक चौबंद होनी चाहिए और यही सुरक्षा व्यवस्था पर यहाँ पर काम हुआ है, क्योंकि वो साफ तौर पर नजर भी आ रहा है, क्योंकि जो साक्ष्य निकलकर सामने आ रहे हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और प्रत्यक्ष सामने है कि सुबह 7 बजे से लोग बेखौफ होकर अपने घरों से निकलकर भारी संख्या में इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, और इसी पर ये हमारी विशेष पेशकश जो है वो जारी रहेगी। हमारे साथ तो विशेष मेहमान भी जुड़े हैं। हम कोशिश करें उन तमाम फैक्टर्स पर मंथन विश्लेषण करने की जिसके लिहाज से जो चुनावी समीकरण है वो आप तक हम बिल्कुल सटीक पहुंचा पाए। लेकिन फिलहाल जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।